नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी चर्चा का विषय ये है कि विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत जिला पंचायतों ने कुछ नक्शे पास कर दिए गए हैं और उस जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शों के क्रम में जो आवेदक थे या भूस्वामी थे, उन्होंने मकान या भवन बना लिया है या लेआउट पास था तो वहाँ कॉलोनी बना ली है या बनाने का काम चल रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या लेआउट का डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट है, तो उन पास किए गए नक्शों को विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध मानते हुए उनके लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो उनकी जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि वो नक्शे वैध माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। विकास प्राधिकरण ने उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित कर दी थी किन्हीं मामलों में। तो उनके नियमित करने के लिए क्या प्रक्रिया है, इस संबंध में शासन द्वारा 18 जून 2026 को एक शासनादेश निर्गत किया गया है। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, उस शासनादेश को आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे इस शासनादेश में क्या उल्लेख किया गया है। क्या जिला पंचायत द्वारा पास किए गए भवन जो निर्मित हो गए हैं या निर्माणाधीन है या लेआउट जो पास किए मौके पर उनका विकास कार्य किया जा रहा है या हो चुका है, उनको नियमित किया जाएगा, नोटिस वापस लिए जाएंगे या ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। विस्तार से आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद जी ने 18 जून 2026 को एक शासनादेश निर्गत किया है, जिसका कि विषय है विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमितीकरण के संबंध में। एकदम स्पष्ट विषय है, तो इसको पढ़ते सुनाते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं और मौके पर निर्माण भी हो चुका है अथवा निर्माण गतिमान है। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो नक्शे पास हैं, उन नक्शे पास के क्रम में या तो निर्माण चल रहा है या विकास चल रहा है या पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई है जो नक्शे पास हो गए और नक्शे पास होने के बाद जिसने नक्शा पास कराया भूस्वामी ने, वो शांत हो गया, चुप बैठ गया, ना तो उसने निर्माण कार्य शुरू कराया, ना भवन बना और ना आज गतिमान है उसका निर्माण, ना चल रहा है निर्माण कार्य या विकास कार्य अगर लेआउट है, और ना पूर्ण हुआ है। सिर्फ उन्हीं की बात हो रही जिन्होंने पास करा के रख लिए हैं और कोई काम नहीं किया मौके पर, उनका उल्लेख इस शासनादेश में नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 साल पहले किसी ने पास करा लिया विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत कोई लेआउट और मौके पर कोई प्लॉट नहीं काटे, कुछ नहीं किया, चुप बैठा है। हालांकि नोटिस उसको भी गया है, क्योंकि नोटिस तो जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वीकृत मानचित्रों की सूची के आधार पर सबको भेज दिया गया है। लेकिन ये शासनादेश ये स्पष्ट करता है कि जिनके नक्शे जिला पंचायत द्वारा पास किए गए थे विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत और जिन पर निर्माण चल रहा है या निर्माण पूर्ण हो गया है या लेआउट है, तो कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया है या विकास कार्य चल रहा है। अगर उनका वैलिडिटी का पीरियड अभी बचा हुआ, जितने साल के लिए पास किया गया था उतने साल का अभी समय पूरा नहीं हुआ है और कार्य चल रहा है, उन्हीं दोनों परिस्थितियों में ये शासनादेश है। उन्हीं प्रकरणों के लिए, उन प्रकरणों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका नक्शे पास थे और उनमें अवधि भी उनकी खत्म हो गई, स्वीकृत जो वैलिडिटी की अवधि थी, और कोई काम नहीं किया गया, 10 साल पहले पास था, कुछ किया ही नहीं है, उन पर ये शासनादेश चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उन पर ये लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस बात को दोबारा पढ़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ शासनादेश में। इसमें लिखा हुआ है, जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं और मौके पर निर्माण भी हो चुका है अथवा निर्माण गतिमान है, उनके संबंध में विकास प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामियों को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के आलोक में नोटिस, ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अनुसूचित क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत कर दिए जा रहे मानचित्रों के कारण उत्पन्न क्षेत्राधिकार संबंधी विसंगतियों का निराकरण आवश्यक है, इसलिए ये शासनादेश निर्गत किया गया है। पॉइंट नंबर 2, उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 4(1) की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन विकास प्राधिकरणों को निम्न निर्देश देते हैं। क्या निर्देश है विकास प्राधिकरणों के लिए
कि जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं और मौके पर निर्माण भी हो चुका है अथवा निर्माण गतिमान है, उनके संबंध में चूक विकास प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामियों को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के आलोक में नोटिस ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। अतः प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों की वैधता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनके समाधान हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट निर्धारित करते हुए 12 माह की अवधि के अंतर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका के अनुसार समन किया जाए। तो ऐसे समस्त भवनों का जो निर्माणाधीन है, जिला पंचायत द्वारा पास होने के बाद नक्शे या निर्माण पूर्ण हो गया है, उसके संबंध में यहाँ पर विस्तार से दिशा निर्देश शासन द्वारा निर्गत किए गए हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट है, उसके पहले ही ये स्थिति होनी चाहिए कि नक्शा पास है और निर्माण चल रहा है, निर्माण पूर्ण हो गया है और ये शासनादेश 1 साल तक ही लागू रहेगा, मतलब 12 महीने के अंतर्गत उनको समन कर दिया जाए, ऐसे निर्देश विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। उनको कंपाउंड करके मामला क्लोज कर दिया जाए। अब ये तालिका ध्यान से देखिए, ये काफ़ी टेक्निकल है और आपके स्क्रीन पर है। इसको आपने अगर समझ लिया तो आप समझ लेंगे कि आपका मानचित्र अगर जिला पंचायत द्वारा पास है, विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत है, तो वो कंपाउंड या रेगुलाइज हो पाएगा, समन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें सबका अलग अलग कॉलम वाइज स्पष्टीकरण देते हुए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। अब देखिए कॉलम नंबर 1, इसमें निर्माण की प्रकृति के बारे में बात की गई है। मतलब यदि निर्माण, पॉइंट नंबर 1, भवन निर्माण एवं विकास सुविधा के अनुरूप है, मतलब बिल्डिंग बायोलॉजी में दिए गए मानकों के अनुरूप अगर निर्माण किया गया है, एक परिस्थिति वो है। नंबर 2, जिला पंचायत की उपविधि के अनुसार है, मतलब या तो बिल्डिंग बायोलॉजी 2025 जो विकास प्राधिकरण के उसके अनुसार निर्माण है, या जिला पंचायत की जो बायोलॉजी है, उपविधि है, उसके अनुसार निर्माण है। और नंबर 3, यदि निर्माण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार समनीय है, मतलब जो बिल्डिंग बायोलॉज के साथ कंपाउंडिंग बायोलॉज है उसके अनुसार वो कंपाउंडेबल है, कंपाउंड किया जा सकता है, ऐसा निर्माण है। 3 परिस्थिति फिर से एक्सप्लेन कर दें। या तो निर्माण बिल्डिंग बायोलॉज 2025 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार है, जिला पंचायत में दिए गए प्रावधानों के अनुसार है मौके पर जो निर्माण किया गया है, या बिल्डिंग बायोलॉज 2025 के अनुसार कंपाउंडिंग बायोलॉज में कंपाउंड किए जाने वाले कंपाउंडिंग सीमा के अंतर्गत या कंपाउंडेबल लिमिट के अंतर्गत है, कंपाउंडेबल निर्माण के अनुरूप है। बस 3 ही परिस्थितियों की बात हो रही है, तब क्या होगा उन्हीं पर विचार किया जाएगा। अब कॉलम नंबर 2 पर बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है महायोजना भूपयोग के अनुरूप निर्माण होने पर जो मास्टर प्लान अब विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आने पर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में निर्धारित जो लैंड यूज है, अगर निर्माण उस महायोजना में दर्शाए गए भूपयोग के अनुरूप है, तब क्या होगा, प्राधिकरण द्वारा इसे वैध माना जाएगा, जिस हेतु जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों का विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें कहा गया है, इसका विस्तार से अगर चर्चा करें कि अगर लैंड यूज के अनुसार जो मास्टर प्लान लैंड यूज उसके अनुसार ही निर्माण है, तो प्राधिकरण इसमें एज इट इज इसको वैध मान लेगा और जिला पंचायत अपने सारे डिटेल प्राधिकरण को इस संबंध में उपलब्ध करा देगा कि कब नक्शा पास हुआ, क्या पैसा जमा हुआ और क्या लैंड यूज था, उसी के अनुसार भवन बना हुआ है, तो उसको एज इट इज मान लिया जाएगा, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब कॉलम नंबर 3 और 4 ये एक दूसरे के पूरक कॉलम हैं, क्योंकि इन दोनों कॉलमों में ये दिखाया गया है कि अगर मौके पर किया गया निर्माण मास्टर प्लान में दर्शाए गए लैंड यूज के प्रतिकूल है, उसके अगेंस्ट है। कॉलम नंबर 2 में क्या था कि लैंड यूज के अनुसार है, तो उसको एज इट इज वैध मानते हुए कर लिया जाएगा और जिला पंचायत उसका रिकॉर्ड उपलब्ध करा देगा। कॉलम नंबर 3 और 4 में क्या है, अगर लैंड यूज के विपरीत निर्माण है तो इसके फिर 2 भाग हो जाएंगे, मतलब कॉलम नंबर 3 के अनुसार जो चीज़ें हैं तो उस पर क्या होगा और कॉलम नंबर 4 के अनुसार है तो क्या होगा। अब कॉलम नंबर 3 पढ़ते हैं। अगर मास्टर प्लान में दर्शाए गए लैंड यूज के विपरीत है और मास्टर प्लान के जॉइनिंग रेगुलेशंस में अनुमन्य है, मतलब मूल भूपयोग के विपरीत है, लेकिन जो जॉइनिंग रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार वो अनुमन्य है निर्माण, तो फिर इसको क्या किया जाएगा, इसमें लिखा है कि प्राधिकरण द्वारा इसे वैध माना जाएगा। मतलब जैसे कि कॉलम नंबर 2 में बताया गया था मूल भूपयोग के अनुसार है तो कुछ नहीं करना, वैध माना जाएगा। अब कॉलम नंबर 3 में ये बताया गया है कि अगर लैंड यूज के विपरीत है लेकिन जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार है, अनुमन्य क्रिया है,
तब भी इसे विकास प्राधिकरण द्वारा वैध माना जाएगा। इस हेतु भी जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्र के सारे रिकॉर्ड उसका उपयोग दर्शाते हुए विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा या सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पंचायत उपलब्ध कराएगा, विकास प्राधिकरण उसको अपने यहाँ स्टोर कर लेगा सूचना को। और भूपयोग के विपरीत होने पर भी और जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार अनमन्य क्रिया होने पर भी उसको वैध माना जाएगा। विकास प्राधिकरण में इसमें कोई विपरीत कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैध मान लिया जाएगा। अब कॉलम नंबर 4 पर बात कर रहे हैं कि अगर निर्माण भूपयोग के विपरीत है, जॉइनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनमन्य नहीं है, तो क्या किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में उल्लेख किया गया है कॉलम नंबर 4 में, जिसमें लिखा है भूपयोग परिवर्तन के साथ। इसमें लैंड यूज का कन्वर्जन चार्ज आपसे लिया जाएगा। और लैंड यूज कन्वर्जन पहले शासन करता था, लेकिन इस शासनादेश के द्वारा लैंड यूज कन्वर्ट करके शुल्क जमा कराने का कार्य विकास प्राधिकरणों को निहित कर दिया गया। इनको पावर दे दी गई है कि अब विकास प्राधिकरण ही ऐसे प्रकरणों के लैंड यूज चेंज कर सकेंगे, उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा कराकर। उसी के बारे में इस कॉलम नंबर 4 में उल्लेख किया गया है। मैं पढ़ के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, महायोजना भूपयोग के प्रतिकूल निर्माण होने पर, मास्टर प्लान के अगेंस्ट होने पर भूपयोग परिवर्तन के साथ प्राधिकरण द्वारा भूपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराकर इसे वैध मानकर पंजीकरण कर लिया जाएगा, रजिस्टर कर लिया जाएगा, वैध मान के लैंड यूज कन्वर्जन का पैसा ले लिया जाएगा। और समन हेतु निर्धारित अवधि तक भूपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% छूट दी जाएगी। इसका क्या मतलब है कि समन हेतु निर्धारित अवधि तक भूपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी बताया था, शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि आगामी 12 माह के अंतर्गत समन कर लिया जाए। प्राधिकरणों को ये निर्देश दिए गए हैं। और 12 माह कब से शुरू होते हैं, कट ऑफ डेट से। कट ऑफ डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2026। मतलब 1 अप्रैल 2026 के आगामी 12 माह में अगर समन करने का निर्धारित किया गया है समय, तो उस समय के अंतर्गत समन हेतु निर्धारित अवधि वही है तक अगर भूपयोग परिवर्तन शुल्क किसी आवेदक ने जमा कर दिया गया है, तो उस भूपयोग शुल्क में 75% अमाउंट तक की छूट प्रदान की जाएगी। केवल 25% भूपयोग परिवर्तन शुल्क लगेगा। और भूपयोग परिवर्तन हेतु विकास प्राधिकरणों को शासन के अधिकारों का प्रतिनिधान किया जाएगा। तो वैसे भी मैंने बता दिया है कि अब शासन के स्थान पर ऐसे प्रकरणों में लैंड यूज कन्वर्जन का पैसा विकास प्राधिकरण स्तर पर ही जमा करा दिया जाएगा और उनमें ये अधिकार प्रतिनिधारित कर दिए गए हैं। अब इसमें कुछ टिप्पणी दी गई है। टिप्पणी नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ग्रीन पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि पर निजी उपयोग हेतु निर्मित आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में भूस्वामी द्वारा समतुल्य भूमि उक्त भूपयोग हेतु निर्धारित आरक्षित करने पर नियमितीकरण हेतु विचार किया जाएगा। ग्रीन पार्क एवं खुले क्षेत्र में उक्त के फलस्वरूप होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु भविष्य में तैयार की जाने वाली महायोजना में उक्त सीमा तक अतिरिक्त भूमि आरक्षित की जाएगी। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो ग्रीन पार्क खुले स्थान ओपन एरिया हेतु जो भूमि आरक्षित है और उसमें अगर किसी ने निजी उपयोग के लिए व्यक्तिगत यूज के लिए आवासीय भवन बना लिए तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ग्रीन पार्क में खुले में जो आरक्षित भूमि है मास्टर प्लान में, उसमें निजी आवासीय भवनों पर विचार नहीं किया जाएगा, वो अनमन्य नहीं किए जाएंगे। उनको छोड़कर अन्य प्रकरणों में अगर भूस्वामी द्वारा उनके भूमि पर पड़ने वाले क्षेत्रफल जो ग्रीन बेल्ट या ग्रीन जोन में या ओपन एरिया में आ गए, उतनी भूमि अगर उसके समतुल्य उसके बराबर भूमि कहीं और आरक्षित कर दी जाती दे दी जाती है ग्रीन एरिया के लिए, तो ऐसे प्रकरणों में उन भवनों को विनियमितीकरण या रेगुलाइज करने पर विचार कर लिया जाएगा और आगे वाली महायोजना में उस भूमि को ग्रीन भूमि के रूप में चिन्हित कर दिया जाए। ऐसे दिशा निर्देश इस शासनादेश में दिए गए हैं। इसके टिप्पणी के पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, जलाशय महायोजना मार्ग एवं शासकीय भूमि पर विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग बायलॉज में भी है कि कोई तालाब है या मास्टर प्लान रोड है या कोई गवर्नमेंट लैंड है तो उसमें वैसे भी कंपाउंड नहीं होता है, तो इसमें उसका उल्लेख किया गया, यहाँ पर भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 में है 200 वर्ग मीटर तक भूखंडों पर निर्मित आवासीय भवनों को भूपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं जिन पर कि आवासीय भवन या बने हुए हैं, इस पर कोई लैंड यूज कन्वर्जन का चार्ज नहीं लगेगा। इसमें 100% छूट प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है, जिला पंचायतों द्वारा 1 अप्रैल 2026 तक स्वीकृत मानचित्रों की प्रमाणित सूची शासनादेश निर्गत करने के 15 दिन के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण तथा शासन को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जिला पंचायतों द्वारा कट ऑफ डेट की बैक डेटिंग संभव ना हो सके। स्पष्ट निर्देश है कि जिला पंचायत 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए इस शासनादेश के निर्गत होने के आगामी 15 दिनों में वो अभी तक मतलब कट ऑफ डेट तक पास किए गए समस्त मानचित्रों की सूची शासन को और संबंधित विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे, ताकि वो सूची लॉक हो जाए, उसमें कोई हेराफेरी की गुंजाइश न रहे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये शासन ने अपने आदेश में कहा कि इसका निर्देश पालन किया जाए और इसकी कॉपी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय, वित्त, नगर विकास, राजस्व, अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास को प्रेषित की गई है। समस्त मंडलायुक्त को, समस्त जिलाधिकारी, नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्रों को भेजी गई है। चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजी गई है। निदेशक आवास बंधु को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, अपर मुख्य अधिकारी संबंधित जिला पंचायतों को, समस्त अनुभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को और गार्ड फाइल में रखने के लिए इसकी कॉपियाँ भेजी गई हैं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासनादेश है। इससे जिला पंचायत के द्वारा पास किए गए वो समस्त नक्शे जो अब विकास प्राधिकरणों की सीमा या रेगुलेटेड एरियाज की सीमा के अंतर्गत हैं, और जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए नक्शे होने पर भी विकास प्राधिकरणों ने उन पर कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर दिए, वो सब अब रेगुलाइज हो जाएंगे या समन कर दिए जाएंगे जो समन करने योग्य हैं शासनादेश के अंतर्गत। तो अब काफ़ी राहत हो जाएगी उन नक्शों पर पास किए गए भवन स्वामियों को। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं इसी तरह के उपयोगी वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।